नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजनीति गरमाई हुई है, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 24 अभी दूर है जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 23 में ऐसा लग रहा है कि जो रणभेरिया बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है और 24 की जंग के लिए जो है मैदान सज चुका है। लेकिन 24 की जंग में मुद्दे क्या होंगे वो अभी थोड़ा सा हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उन मुद्दों को धार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन दरअसल असल में जनता के मुद्दे क्या होंगे, 24 तक जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, इसको थोड़ा सा अभी समय लगेगा इसको फाइनलाइज होने में। तस्वीर क्या होगी उसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। बीजेपी अपने मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस अपने मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगी है। अब तक विपक्ष जो है बिखरा बिखरा दिख रहा था, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो सूरत कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जैसे उनकी सदस्यता गई, उसके बाद जो है विपक्ष कहीं कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम मसले, तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। आज जो तमाम चीजें हुई मैं उस पर जरूर आज चर्चा करूंगा, आज के संदर्भ में जो आज की खबरें उन पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात उठाना चाहता हूं, क्योंकि वो बात आप और हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, हमको सिखाया जाता है कि कड़वा ना बोलें। ये कहा जाता है, बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो जबान है ये चमड़े की जबान होती है, अक्सर फिसल जाती है। जब फिसल जाती है, आप किसी को कड़वा बोल देते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपने कड़वा बोल दिया, जबान फिसल गई, तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और माफी मांगना तो बड़प्पन की निशानी है कि आपका दिल बड़ा है और आप माफी मांग। यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी कई बार जो है ये बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांगी। जब उन्हें लगा कि कुछ गलत हुआ तो वो खुलकर कहते थे कि अपने से छोटों से भी माफी मांगने में कोई शर्म या कोई एतराज नहीं होना चाहिए। माफी मांगने से आपका कद और बढ़ जाता है। लेकिन आजकल देश का माहौल कुछ ऐसा है और कुछ नेताओं के साथ कुछ ऐसा है कि वो एक के बाद एक बयान देते हैं और फिर उन बयानों पर अड़ जाते हैं। माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, और जब माफी मांगने की बात उठती है तो माफी मांगने के नाम पर माफी तो नहीं मांगते, उल्टा देश के वीर क्रांतिकारियों का अपमान और कर देते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा सीधा सीधा राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरह के इस वक्त जो है आरोप लग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी इसे लड़ाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं दरअसल लड़ रहा हूं, देश की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया। राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने समूची ओबीसी जाति और एक जाति विशेष और पूरी ओबीसी जाति का अपमान किया। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पत्रकारों का अपमान किया, और राहुल गांधी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया। ये तमाम आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। इससे पहले कि मैं आज के मसले पर आऊं, आज के मुद्दे पर आऊं, मैं आपको एक बार फिर से राहुल गांधी के तमाम बयान सुनवाना चाहता हूं, जिन बयानों पर देश की राजनीति गरमाई है। और आपसे निवेदन करूंगा कि जरा सोचिएगा कि इन बयानों पर क्या माफी मांग कर, अपनी गलती स्वीकार करके बड़प्पन का परिचय नहीं देते राहुल गांधी? क्या ऐसा करके वो अनावश्यक विवाद जो देश की राजनीति में खड़े हो गए, क्या उनसे बच नहीं सकते थे? जरा एक बार ये तमाम विवादित बयान सुन लीजिए और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि दरअसल राहुल गांधी पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, और वो इन आरोपों का जवाब में किस तरह से जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगू। जरा सुनिए उनके बयान। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure
3.5 times Europe suddenly went non-democratic. Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुगुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई। तो देखा आपने, राहुल गांधी कभी पत्रकारों की हवा निकाल देते हैं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकारों का अपमान करते हैं, कभी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और बाकी देश इस पर संज्ञान नहीं ले रहे, कभी वो वीर सावरकर का अपमान करते हैं, तो कभी एक पूरी जाति को चोर बता देते हैं। इसी को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है और आज इस जो राजनीति गरमाई उसमें कांग्रेस काले कपड़ों में उतर आई, क्योंकि कांग्रेस कह रही है यह डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा मसला जो है एक तरह से संग्राम में बदलता जा रहा है, और संग्राम में क्या, कभी राम कभी सावरकर पर संग्राम। इसी पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आइए यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में कथित तौर पर ओबीसी समाज के अपमान और इसी मुद्दे पर सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को सजा सुनाने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस टकराव के बीच आज कांग्रेस और उसके साथ खड़ी विपक्षी पार्टियां अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में और संसद के बाहर काले कपड़ों में नजर आईं। सदन के अंदर कुछ सदस्यों को कागज फाड़कर हवा में उछालते हुए भी देखा गया। हंगामे और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर कहा कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। डेमोक्रेसी को बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र नहीं चाहते और बोलने की आज़ादी भी नहीं दे रहे हैं, और जो लोग सत्य बोलते हैं उनको जेल में डालने की पूरी उनकी कोशिश है। इस बीच राजनीतिक हलकों में यह हैरानी जताई जा रही है कि सूरत कोर्ट का फैसला आने के 80 घंटे बाद भी आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी के वकील राहुल के बचाव में अब तक क्यों नहीं उतरे हैं। क्या कांग्रेस की यह रणनीति है ताकि राहुल गांधी को सहानुभूति मिले, या फिर कांग्रेस के भीतर एक वर्ग की साजिश है जो राहुल की जगह प्रियंका वाड्रा को आगे लाना चाहता है? क्योंकि विवाद बढ़ने के बाद प्रियंका वाड्रा तीखे तेवरों के साथ लगातार सरकार पर हमले कर रही हैं। लेकिन इन तमाम हमलों के बीच प्रियंका वाड्रा ने अपनी यानी गांधी परिवार की तुलना भगवान श्री राम से कर दी। परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे?
भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? भाजपा ने गांधी परिवार की तुलना भगवान राम से करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भाजपा ने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का समर्थन किया, जिस पार्टी ने भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को रुकवाने के लिए अपने वकीलों को उतार दिया, वो आज गांधी परिवार से भगवान राम की तुलना करके उनका अपमान कर रही है। यही दिन देखना भारत के लिए रह गया कि एक परिवार जो अपने आप को इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से ऊपर समझता है, इस संसद से ऊपर समझता है, देश से ऊपर समझता है, आज वो अपनी तुलना भगवान राम के साथ, उनके परिवार के साथ करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या होगा? और इससे ज्यादा अहंकार, जो अहंकार है भाई बहन में, ये इससे ज्यादा क्या होगा? ये तो देश देख रहा है। इन्होंने देश को नहीं छोड़ा, बाकियों को नहीं छोड़ा, अब भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। परिवारवादी दंभ के दुराग्रह के आधार पर इस दिखाए जा रहे तथाकथित सत्याग्रह से मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि उन्हें भगवान राम, भगवान कृष्ण और पांडवों के बारे में नहीं पता है। भगवान राम ने क्या परिवार के लिए कार्य किया था? भगवान राम ने जो अवतार लिया था उसके लिए कहा जाता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए था। मैं प्रियंका जी से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि जरा गौर से देखिए, वास्तविकता में आप जो तुलना कर रहे हैं उसमें आप कौरवों और रावण की परंपरा के साथ जुड़े हैं, जो किसी भी कीमत पर सत्य और असत्य का विचार किए बगैर, ये जानते हुए कि मेरा भाई गलत है, उनके साथ खड़े रहते हैं। इधर राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का बार बार अपमान करने के बाद उद्धव ठाकरे कुछ हरकत में आए। ठाकरे ने कहा कि वीर सावरकर हमारे भगवान हैं और उनके प्रति कोई भी अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना जारी रखते हैं तो विपक्षी गठबंधन में दरार आ सकती है। तो आज इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है इसमें काले कपड़े नजर आए। संसद में, संसद के बाहर दूसरी तरफ भगवान राम की एंट्री हुई, वीर सावरकर की एंट्री हुई इस पूरे मामले में। अब तक एक ओबीसी जाति थी, बाकी लोग थे, देश का डेमोक्रेसी थी, लेकिन कुछ और एंट्रीज हो गई हैं। और इस सब के बीच जो है परिवारवाद की भी एंट्री हो गई है कि यह दरअसल डेमोक्रेसी की लड़ाई है या परिवार बचाने की लड़ाई है। दो टूक में हम इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं, मैं इस डिबेट में, क्योंकि बात इस तरह से चली है कि किस किस तरह से अपमान होते रहे, किस किस के अपमान के आरोप लगे हैं, तो आज अगर राहुल गांधी पर जो अपमान के, ओबीसी जाति के अपमान के आरोप लगे हैं, तो दूसरी तरफ एक और आरोप कांग्रेस के युवा नेता, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगा है, स्मृति ईरानी को लेकर के महिलाओं के अपमान का। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का मेरा सवाल सुन लीजिए। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर मैं इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल है, कांग्रेस दे लोकतंत्र की दुहाई, पर क्या यह है परिवार बचाने की लड़ाई? जी हां, सवाल बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस दे लोकतंत्र की दुहाई, पर क्या यह है परिवार बचाने की लड़ाई? इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार लोग जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे तुहिन सिन्हा। मेरे साथ तन्वी पृथ्वी जुड़ी हैं। तन्वी पृथ्वी जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस के बचाव में रहेंगी। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। बरखा त्रेहान है मेरे साथ। बरखा त्रेहान जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तन्वी, आज आप मेरे शो में पहली बार जुड़ी हैं, तो पहला सवाल मैं आप ही से सीधा सीधा कर देता हूं। बीजेपी कह रही है परिवार बचाने की लड़ाई है,
आखिर परिवार बचाते बचाते यहां तक हो गया कि राम जी के परिवार की भी बात होगी। राम जी अब जो करते थे परिवार के लिए करते थे, उसी तरह से गांधी परिवार भी जो है कर रहा है, राम जी से सीधा तुलना हो गई। क्या ये वास्तव में डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है, परिवार बचाने की लड़ाई है? ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई हर उस आम आदमी की लड़ाई है, हर उस भारतीय की लड़ाई है जिसको विश्वास है हमारे लोकतंत्र में। हमारा लोकतंत्र सबसे पावरफुल लोकतंत्र है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और इस बात पे हम सबको गर्व है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का काम ठीक से हो नहीं पाता है, जिस तरीके से अभी पूरे तरीके से राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस चला, जिस तरीके से ईडी सीबीआई ऑपोजिशन लीडर्स के घरों के बाहर ही बैठे रहते हैं, अगर उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो क्या ये सवाल सबके मन में आता है कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्या उनकी आवाजों को दबाया जाता है, क्या उन लोगों को सारा टाइम बस वो कोर्ट के कचहरी के केसेस में फंसे रहे, इसी सब चक्रों के अंदर रखा जाए और ताकि इलेक्शंस के लिए जो है ढंग से तैयारी ना कर पाए, इन सब चीजों से उनका ध्यान भटका रहे, लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान भटका रहे। कोई अदानी इशू पे बात ना करे, कोई महंगाई पे बात ना करे, कोई बेरोजगारी पे बात ना करे, घूम फिर के सारी बातें ऑपोजिशन, उनके लीडर्स, उनके ईडी सीबीआई के केसेस या बाकी केसेस उन्हीं के बारे में चलती रहे। तो यहाँ पे सवाल मुद्दों का है, यहाँ पे सवाल मुद्दों का है जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि 2024 के इलेक्शन से उन इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है अशोक जी, तो बात यहाँ पे उनके लोगों के सवालों के जवाब का है और आई थिंक उसके लिए ही राहुल गांधी जी और जो ऑपोजिशन है वो काम कर रही है कि किसी तरीके से सरकार को उनकी पोजीशन के ऊपर रखा जाए। लेकिन तन्वी मुझे एक बात बताइए, ये जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, वो डिस्क्वालिफिकेशन तो अदालत से हुआ और अदालत सूरत की कोर्ट थी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, तो देश की अदालतें तो संविधान का ही हिस्सा है, उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि हम बिना अदालतों के तो देश चल नहीं सकता। आखिरकार अगर कभी विवाद होगा तो अदालतें ही फैसला करती हैं, अदालत को हम सर्वोपरि मानते हैं। आपको उस अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है, आपको उस अदालत के फैसले को लेकर के आप उसको हायर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं न्याय के। तो ये अदालती फैसला जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर कैसे चोट कर रहा है, ये जरा समझना बड़ा जरूरी है कि एक अदालती फैसला देश के लोकतंत्र को कैसे जो है नुकसान पहुंचा रहा है। अशोक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो उसके लिए तो हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा और जो प्रोसीजर है लॉ के अंदर वही फॉलो किया जाएगा। पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके आगे रखना चाहती हूँ। लक्षद्वीप से एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो कि मर्डर कन्विक्ट थे, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट में। हाई कोर्ट में उनको एक्विटल मिला, जैसे ट्रायल कोर्ट में उनका कन्विक्शन आया उनको उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आई एम श्योर आपको भी इसका पूरे एपिसोड के बारे में जानकारी रही होगी। जैसे उनका एक्विटल हटा, अब वो केस सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है, लेकिन अभी तक उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोबारा से रीइंस्टेट नहीं किया गया है। लक्षद्वीप से सीट आज भी खाली है। इनफैक्ट भाजपा वहां पे बाय इलेक्शन कराने के लिए इतनी उतावली बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, लेकिन यही तो सवाल उठता है ना, आखिर वो उन्होंने उसको चैलेंज किया ना फैसले को। यहां तो 80 घंटे हो चुके हैं, 80 घंटे हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ये कह रहे हैं कि अभी गुजराती अनुवाद नहीं हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी पार्टी जो है एक फैसले का गुजराती अनुवाद। अरे भाई, अगर कांग्रेस के पास गुजरात में कोई बचा ही नहीं है, कांग्रेस की पूरे लीडर कार्यकर्ता गुजरात में खत्म हो गए, तो भी अगर हायर कर लेते वहां से किसी अनुवादक को तो 2 घंटे में दे देता। यहां 80 घंटे हो गए, लेकिन कांग्रेस को उसका ये सीधा ये इसके पीछे क्या है? या तो इसके पीछे रणनीति है या साजिश है राहुल गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस के भीतर से हो रही है, या इसके पीछे रणनीति है कि भाई राहुल गांधी को जो है सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे। तो भाई आप कोई कोर्ट में जाएंगे, आगे जाएंगे, आप उसको चैलेंज करेंगे तब तो आपको रिलीफ मिलेगा, घर बैठे बैठे थोड़ी रिलीफ मिल जाएगा। तन्वी जी, क्या मैं इस बात का 30 सेकंड्स पे जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जो लक्षद्वीप के जो एमपी हैं उनका जो स्टे लगा था वो बाई इलेक्शन के लिए लगा था। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये ग्रे एरिया है जिसको भाजपा ने बहुत गलत तरीके से तन्वी जी सुनिए,
डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं आपको बता दूं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होती है, और अगर मेरी टीम निकाल पाए तो मैं आपको अभी कपिल सिब्बल का बाइट सुनवा दूंगा। कपिल सिब्बल कौन थे? जब सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे यूपीए के। उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर यह बोला है कि जैसे ही कोई डिसीजन आता है कोर्ट का, उसके बाद सदस्य ऑटोमेटिकली वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं जो कानून मंत्री यूपीए सरकार के थे। और देश में अब तक 30 से ज्यादा विधायकों के, जिसमें बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जयललिता, लालू यादव, 30 से 32 लोग हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो फिर सवाल उठता है, मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर एक कोर्ट के फैसले का अनुवाद ही नहीं कर पा रहे हैं 80 घंटे बाद भी, आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि कोर्ट अपने आप कहे कि नहीं जी आप गांधी जी हैं, सावरकर तो है नहीं इसलिए गांधी जी हैं, आप गांधी हैं तो इसलिए आपके खिलाफ हमने जो वर्डिक्ट दिया हम जो है हाथ जोड़कर वापस ले लेते हैं। कोर्ट तो यह करेगी नहीं ना। लोकतंत्र की गवाही कब तक दोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बरखा जी देखिए, जो अपील की जाती है अशोक जी, आप जो अपील की जाती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर की जाती है। एग्जैक्टली 80 घंटे आपने बहुत आसानी से ये बात कह तो दी। सेशन कोर्ट के अंदर जब अपील जाती है ना, क्योंकि मैं खुद लीगल प्रैक्टिस में हूं तो मैं इसको लीगली आपको इसका जवाब दे सकती हूँ। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर की जाती है, कोई गांधी या किसी के नाम से अपील नहीं पाएगा। ड्यू रिकॉर्ड तन्वी जी, आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये बात सब लोग उठा रहे हैं और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी जब शनिवार को जब मैंने इस बारे में कांग्रेस तहसीन पूनावाला जी से पूछा, तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उनके बहुत करीब हैं। तहसीन पूनावाला ने ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में बोला कि नहीं हो गया, सब तैयारी हो गई है, सोमवार को देख लीजिएगा, सोमवार को फाइल हो जाएगा केस। आज सोमवार को रात को 9:30 बज चुके हैं, अभी भी केस फाइल नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, यह देश की जनता को भी समझना चाहिए, यह मामला इतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है कि अनुवाद हो रहा है, पिटीशन तैयार हो रही है। अरे जब देश की अदालतों को रात 3 बजे आतंकवादियों के लिए खुलवाया जाता है, जब पवन खेड़ा जी के लिए जो है कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में कांग्रेस की बैटरी ऑफ लॉयर पहुंच जाते हैं, तो राहुल गांधी, अरे मैडम गुजराती में फिर कह रहा हूं, गुजराती में था तो इससे मतलब गुजराती अनुवाद में कितना समय लगता है? मैं गुजराती नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब गुजरात एक बार गया ना, आधी से ज्यादा गुजराती मुझे समझ में आ गई थी, आधी से ज्यादा गुजराती मुझे समझ आ गई थी। अशोक जी, क्रिमिनल डेफेमेशन के केस अच्छा सुनिए एक मिनट, मेरी टीम ने एक मिनट तन्वी जी एक मिनट रुकिएगा, मेरी टीम ने कपिल सिब्बल का बयान जो है मैं आप सबको सुनवा देता हूं। कपिल सिब्बल, क्योंकि वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात 2013 में सही थी और जिसको लेकर के कांग्रेस कहती थी सही है, आज कांग्रेस कहती है वो गलत हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? 2013 में कपिल सिब्बल ने कहा था, जरा सुनिए क्या उन्होंने कहा था। Can be disqualified. Not can be. The law states that the moment you are convicted in any offence for 2 years, then your seat will stand. Your seat will be vacant. So then explain this to us, sir. The Lok Sabha Secretariat has to move, or does this happen automatically? The law requires it. Naturally, the speaker will move in accordance with the law. Okay. तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं लॉ रिक्वायर्स, यानी कानून ऐसा है और इसीलिए स्पीकर को मूव करना पड़ेगा। और राहुल गांधी के मामले में ठीक ऐसा ही हुआ, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद स्पीकर ने मूव कर दिया। इस बीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को बचाने के लिए एक भी प्रयास, एक भी कोशिश नहीं हुई। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यह एक बहुत पेचीदा मसला है कि आखिर 80 घंटे बाद भी कांग्रेस को गुजराती जो वर्डिक्ट था उसके 150-200 पन्ने को अनुवाद करने के लिए कोई क्यों नहीं मिला। बहरहाल मैं आऊंगा तन्वी जी आपके पास। तुहिन सिन्हा, ये डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है, तन्वी जी कह रही है कि डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई जिस तरह से, और ये इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं तुहिन सिन्हा जी, इस देश का हर विपक्ष का नेता जो है ईडी सीबीआई से डरा हुआ है, हर एक के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है, तो फिर लोग कोर्ट कचहरी करते रहेंगे। कांग्रेस कौन सी लड़ाई लड़ रही है शायद कांग्रेस को भी नहीं पता, या तो फिर कांग्रेस बहुत शातिर पार्टी है। देखिए, नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र में नियम अनुसार 9 रंग जो हैं शुभ माने जाते हैं, सफेद, लाल, शाही नीला, पीला, हरा, नारंगी, भूरा, गुलाबी और मोरनी वाली वो हरा रंग एक होता है। अब कांग्रेस को काला रंग से इतना प्रेम है कि आज सब जो है ये लोग अपने साथ जो है शिवसेना के भी साथ और सारे विपक्षी पार्टियों को काले रंग का वस्त्र धारण करके प्रस्तुत हुए।
तो कहीं ये काले रंग का तार जो है कर्नाटक से तो नहीं है। आपको पता होगा 3 दिन पहले जो है कर्नाटक सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसमें कि 4% जो है वो रिजर्वेशन मुसलमानों से लेकर 2% वोकलिगा को दिया गया था और 2% जो है वो लिंगायत कम्युनिटी को दिया गया। तो कांग्रेस कब क्या करती है और क्या उसकी मंशा होती है ये पता नहीं है। और ये जैसा आपने कहा, राहुल गांधी का भी अब तक स्टे के लिए अपील नहीं करना अपने आप में एक रहस्य है। या तो कांग्रेस वाले मानते हैं कि पवन खेरा शायद उनसे ज्यादा लायक है, शायद उनसे ज्यादा योग्य है, उनके लिए वो तुरंत जो है अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। मेरे ख्याल से जो उनके गोहिल हैं, मैं पहला नाम भूल रहा हूं, लेकिन जो गुजरात के नेता है वो भी वकील हैं, वो गुजराती में समझा देते क्या लिखा हुआ है उस पूरे ऑर्डर में। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, मेरे ख्याल से खुद से शक्ति सिंह गोहिल की आप बात कर रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल की आप बात कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल जो है वो अनुवाद कर देते, वो तो गुजराती समझते हैं और लॉयर भी हैं शायद। तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ क्या धोखा कर रही है ये खुद कांग्रेस पार्टी बता सकती है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि जिस प्रकार, क्योंकि शिवसेना की भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर है, जिस प्रकार उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को डुबाया है, आज जो है राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की सोच पर प्रश्न उठा दिया है, ये कहकर निरंतर जो है वीर सावरकर को अपमानित करके। आपको पता है कि वीर सावरकर के बारे में उन्होंने अपने खत में क्या कहा था कि इनका योगदान जो है बहुमूल्य है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। आज वो इंदिरा गांधी की सोच से लड़ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारों से लड़ रहा है, जो ओबीसी कम्युनिटी से लड़ रहा है, जिसके चमचे जो है महिलाओं के विरुद्ध कमेंट करते हैं, वो मेरे ख्याल से खुद से एक द्वंद में है, पूरी दुनिया से द्वंद में है। और लेकिन तुहिन जी आरोप देखिए लग रहे हैं कि ठीक है, वो कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई हमने तो उनका नाम लिया जो वास्तव में जिनके ऊपर आरोप है चोरी के, हमने किसी ओबीसी, आप बार बार इसको ओबीसी समाज का अपमान। और जो आपने एक मिनट, मैं आपको मैं दर्शक एक मिनट तुहिन जी एक मिनट, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और बाकी लोगों की बता दूं कि ये जो आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, कर्नाटक में डी शिव कुमार जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड यह ऐलान कर दिया है कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का पहला फैसला होगा कि ये जो वोकलिगा और बाकी ओबीसी जातियों को जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है वो उनसे वापस लेकर के वो मुस्लिम समाज को दे दिया जाएगा। ये कांग्रेस ऐलान कर चुकी है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि भाई ओबीसी जाति का अपमान थोड़ी कांग्रेस कह रही है, हमने उनके, राहुल गांधी ने उनका नाम लिया जो दरअसल वास्तव में जिनके ऊपर आरोप है, जिन्होंने कुछ चोरी करी। देखिए, राहुल गांधी ने जोश में कहा हो या होश में कहा हो, सारे मोदी शब्द यूज किया है। और जब आप सारे मोदी कहते हैं तो एक बड़ा तबका मोदी समाज का, मैं ये भी बता दूं, एक छोटा तबका है जो पारसी भी है, लेकिन एक बड़ा तबका जो है मोदी जिनके सरनेम होते हैं, भले वो गुजरात में हो या फिर वो बिहार में हो, वो ओबीसी या छोटे वो जो है पिछड़े कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने खुद शो के शुरू में कहा कि अगर किसी से गलती हो गई है वो माफी मांग ले, लेकिन ये कहां का एरोगेंस है, ये कहां का घमंड है कि मैं जो है डूब जाऊंगा लेकिन मैं माफी नहीं मांगू और मैं अपमानित करता रहूंगा अपने देशवासियों को। मेरे ख्याल से इस पात्रता को समाप्त होना चाहिए। और ये जो राहुल गांधी के साथ हुआ है कोर्ट द्वारा और उसके बाद जो उनका जो एक नेचुरल निष्कासन हुआ है पार्लियामेंट से, शायद ये उनको जीवन भर जो है विनम्रता पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनका बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेज दें, आप उनका बंगला खाली करा लें, सब कुछ वो तो। अशोक जी देखिए, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको शायद मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन बीजेपी के ही 2 बड़े एमपी जब 2019 में वो सांसद नहीं रहे तो उनको भी यही नोटिस मिली थी। ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा है, ये मोदी जी ने नहीं भेजा है। तो यहां फिर से जो है राहुल गांधी ने यही साबित किया है कि वो चाहते हैं कि उनके लिए रूल अलग हो, जो रूल बाकी एमपीज के लिए। और आपको तो ये भी पता है कि एमपीज की बात छोड़ दीजिए, कितने स्क्वाटर्स को जो है पिछले 5 सालों में खाली कराए गए हैं। वैसे इस मामले में मुझे ये जरूर देश को जानना चाहिए, जो हैं बीजेपी के बड़े नेता जो हैं अरुण जी जो थे, अरुण जी ने जिस दिन उनको तबीयत उनकी खराब हुई और जेटली जी ने जब ये ऐलान किया कि अब उनकी तबीयत खराब है, अब वो जो है संसद में नहीं रहेंगे और वो मंत्रिमंडल, उसी दिन उसके 2 दिन बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। इस तरह के उदाहरण मुझे लगता है नेताओं को पेश करने चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, उसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन आपने अपमान की बात करी और उसमें जाहिर सी बात है कि आज
थोड़ा हमारे साथ शिवसेना के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनके प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा आज थोड़ा सफोकेशन शायद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वीर सावरकर पर जिस तरह से बार बार अपमान हो रहा है, बार बार वीर सावरकर का नाम लेकर उनको अपमान किया जा रहा है। आज शायद आनंद जी दुखी हैं या राजनीति है, ये तो आनंद जी बताएंगे। मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये मामला भी गर्मा गया है। बार बार वीर सावरकर का जिस तरह से राहुल गांधी अपमान करते हैं और कहते हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। सावरकर माफी मांगते हैं, सावरकर माफी वीर हैं, गांधी तो किसी से माफी नहीं मांगता। हालांकि ये अलग बात है कि वो राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, लेकिन सवाल यह कि सावरकर के मुद्दे पर माफी मांगने को तैयार हैं। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कभी राम कभी सावरकर पर संग्राम, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कभी बात डेमोक्रेसी की होती है, कभी ओबीसी अपमान की होती है, और कभी जो है महिला नेत्री को लेकर के कुछ शब्द कह दिए जाते हैं तो उस पर बवाल हो जाता है। देश की राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ, और ये जो माहौल गरमाया हुआ है, ये जो है माहौल, इसके पीछे दरअसल क्या है, क्या राजनीति है और क्या कुछ देश की राजनीति में घटित होगा आने वाले दिनों में, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तोहिन सिन्हा बीजेपी से, तनवीर परूथी जुड़ी हुई है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक। आनंद दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव गुट के समर्थक हैं, और साथ साथ बरखत त्रेहान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आनंद जी, गांधी परिवार जो है वो राम जी जैसा हो गया है और सावरकर माफी वीर बने हुए हैं। आज तो उद्धव जी ने ये कल कहा कि सावरकर हमारे लिए भगवान थे, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देश ये जानना चाहता है। अशोक जी नमस्कार। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, यदि कोई भी हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जी का अपमान करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वीर सावरकर जी का अपमान करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने किसी भी महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी वीर सावरकर जी के बारे में क्या सोचती आई है, इसका प्रमाण है इतिहास में। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। तीसरी बात, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा कि हम एक गठबंधन में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए। हम कोई गुलाम नहीं है एक दूसरे के। आपकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, आपके अलग नेता है, हमारे अलग नेता है, आपकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है। हमने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। चूंकि आज
मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में एक डिनर पार्टी थी जिसमें अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। हमें भी न्योता था, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि हम नाराज हैं आपकी नीतियों से। तो हम कांग्रेस पार्टी को एक इशारा दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने समय रहते हमारी बात मान ली तो सब कुछ ठीक रहेगा, जैसे गठबंधन चलता है चलेगा, अन्यथा हम स्वतंत्र हैं अपना रास्ता खोजने की। आपने कहा आपने कहा कि अगर हमारी बात मान ली, मतलब क्या बात माननी है आपने? उनके सामने कुछ शर्तें रखी हैं कांग्रेस के सामने? शर्त यही है कि वीर सावरकर जी जो हमारे हृदय में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, उनका जो बार बार आप अपमान कर रहे हैं वो बंद कीजिए। विषय खत्म, बस। क्यों? इतना ही तो क्या चाहते हैं अशोक जी? क्या चाहते हैं? नहीं, आपको नहीं लगता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए वीर सावरकर का अपमान करने के लिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तो ये एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। सिर्फ आप कह रहे हैं, सुनिए, मैं आनंद जी ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डोमेन में होता है ना, जब आप कोई चीज कह देते हैं, जब आप कोई चीज कर देते हैं, जब आप लिखित में कुछ कह देते हैं, जब आप ऑन रिकॉर्ड बोल देते हो, पब्लिक डोमेन में होती है। आपने इतना कहा आगे से नहीं करना, तो ये तो हल्की फुल्की, ये तो शिवसेना बार बार। मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो पिछले 5 साल से 6 साल से वीर सावरकर का अपमान करने की हैबिचुअल हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए, एक मैं आप ही को मौका दूंगा आनंद जी। ये मेरे पास ना कांग्रेस के कुछ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ये मैंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट निकाले हैं, ये अभी मैंने निकाले हैं और ये पब्लिक डोमेन में है। 23 तारीख को जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी लगी थी, उस दिन भी जो है कांग्रेस ट्वीट करती है कि भगत सिंह तो शहीद थे, लेकिन उस दिन कोई जरूरत नहीं थी वीर सावरकर का नाम लेने की। लेकिन सिर्फ वीर सावरकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से वीर सावरकर, भगत सिंह के साथ वीर सावरकर की तस्वीर देकर उनके ऊपर ट्रेटर लिखा जाता है कि ये ट्रेटर हैं, वीर सावरकर जो है वो देशद्रोही हैं। और कांग्रेस ने एक नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूं 15 से ज्यादा कांग्रेस के ट्वीट पब्लिक डोमेन में है और राहुल गांधी के बयान पब्लिक डोमेन में है। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई आगे से मत करिए, मुझे लगता है नाकाफी है। और वो कह चुके हैं राहुल गांधी कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। तो आप कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, तो आपकी बात मानेंगे, माफी मांगेंगे? सवाल ही है। अशोक जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और शिवसेना 2 अलग अलग पार्टियां हैं। हम 2.5 साल पहले उनसे जुड़े 28 नवंबर 2019 को, उसके पहले हम उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। हम जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाई, हमने एक महागठबंधन बनाया जिसमें हमने अभी 2 चुनाव, एक कस्बा विधानसभा और एक अंधेरी का उपचुनाव लड़ा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी एक महागठबंधन का नेतृत्व करे, उसके साथ रहे और वो बीजेपी के रथ को रोकने में एक अहम भूमिका निभाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन यदि बार बार अपमान होगा हमारे महापुरुषों का, तब हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हम महागठबंधन में ही रहें या हम अपना कोई और रास्ता देखें। तो यदि राहुल गांधी जी माफी मांगते हैं, अति उत्तम, हम उनका स्वागत करते हैं। यदि वो माफी नहीं भी मांग रहे हैं, तो अब आज ही क्षण से एक बार भी वीर सावरकर जी का अपमान न करें। हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे महापुरुषों का कोई अपमान न करे। तो जैसे कंप्लीट हो दीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व राज्यपाल जी महामहिम जी अपने समय सीमा से पहले ही दिल्ली चले गए, वैसे ही राहुल गांधी जी भी यदि बोलना बंद कर देते हैं, एक ही बात है दोनों, वो चले गए, ये चुप हो जाए, विषय समाप्त। नहीं, वो चले जाए, चुप हो जाए। क्या आपको लगता है कांग्रेस को अपने ट्वीट डिलीट करने चाहिए क्योंकि पब्लिक डोमेन में? और कांग्रेस के अभी पिछले 1 हफ्ते के आप ये भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ये अपमान सिर्फ कह देना कि आगे से ना बोले। आपने जो पब्लिक डोमेन में आज बार बार आप सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी का सार्वजनिक रूप से जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उसके लिए क्या सिर्फ चुप हो जाना काफी है? सर बिल्कुल, हम आपको 1 नहीं 10 नहीं 100 बार कह चुके हैं कि हमने आपत्ति दर्ज कराई, आज उनके डिनर का भी बहिष्कार किया, हमने उन्हें आखिरी चेतावनी भी दी है। अब वो डिलीट करें, माफी मांगे, ये अब उनसे पूछिए। मैं कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए आधिकारिक नहीं हूं, ये उनसे पूछिए। मैं तो आपकी डिमांड पूछ रहा हूं सर, मैं तो आपकी डिमांड पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है कांग्रेस ही करेगी। मेरी डिमांड ये है कि माफी मांगे, अति उत्तम। माफी नहीं मांगते हैं तो आज के बाद सावरकर जी के अपमान में एक शब्द भी न बोले। ये क्लियर स्पष्ट मैसेज है।
ओके, उसके बाद उनके प्रवक्ता से पूछिए। तन्वी जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए वीर सावरकर का अपमान करने के लिए, ओबीसी जाति का अपमान करने के लिए, सारे मोदियों को चोर बोलने के लिए तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन आपको लगता है वीर सावरकर कम से कम क्रांतिकारी जो देश के थे उनके लिए तो माफी मांग लें? इतना तो बड़प्पन दिखाना चाहिए एक नेता को। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र में इस टाइम पे शिवसेना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है कांग्रेस का, और जैसे कि आनंद जी ने कहा कि अभी मिलके दो बहुत इंपॉर्टेंट बाईपोल्स जो है कांग्रेस शिवसेना महाविकास आघाड़ी ने इकट्ठे जीते हैं, और 2024 के इलेक्शंस की भी काफी अच्छी इकट्ठे तैयारी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानती हूँ कि शिवसेना को खुश रखा जाना चाहिए। कैसे? माफी मांगना या ना मांगना, जैसे आनंद जी ने कहा कि अगर आगे से इस बात को ना दोहराया जाए तो ये भी इसी बात का ही वो है कि बात को खत्म कर देना चाहिए। कैसे? देखिए, मतलब आप वीर सावरकर को मानते तो माफी वीर हैं, लेकिन क्योंकि शिवसेना को मदद चाहिए इसलिए अभी आज हम माफी वीर नहीं कहेंगे, वैसे शिवसेना वैसे वीर सावरकर माफी वीर हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। क्या अगर कांग्रेस आपको इंदिरा गांधी जी का टाइम हो तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इनके नाम पर सड़क निकाली थी। तन्वी जी, इंदिरा गांधी के टाइम में वैसे तो ट्विटर नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में उनकी इंदिरा जी की चिट्ठियां मौजूद हैं, लेकिन आज कांग्रेस के ये ट्वीट मौजूद है जो भगत सिंह जो वीर सावरकर को गद्दार बोलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया उसको गद्दार बोलते हैं। तो आपको लगता है किसी का आप एक क्रांतिकारी को गद्दार बोले और उसके बाद कह दे जी आज से नहीं बोलूंगा, इतना काफी है? तो फिर मुझे तो लगता है कि माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। आप क्रांतिकारी का अपमान करके माफी मांगने में छोटी थोड़ी हो जाएंगे। जी, जो लोग महात्मा गांधी जी का अपमान करते हैं, नथुराम गॉडसे जी को पेट्रियट बोलते हैं और उनकी आरती करते हैं महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे, आरएसएस वाले करते हैं। अरे आपको नहीं पता ये बात? आप एक प्रमाण दीजिए, आप एक प्रमाण दीजिए तन्वी जी, मैं आपको प्रमाण देता हूं कांग्रेस, मैं आपको प्रमाण देता हूं कि मैं आपको प्रमाण देता हूं, सुनिए, आप मुझे एक प्रमाण दीजिए अभी कि किस आरएसएस के नेता ने कहा और आरएसएस ने कब पूजा की। मैं आपको प्रमाण देता हूं कि किस तरह से कांग्रेस ने, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, किस तरह से कांग्रेस ने एक मध्य प्रदेश के नेता जिनका नाम चौरसिया, पूरा नाम बोल रहा हूं, उन्होंने नथुराम गोडसे का मंदिर बनाया था और कांग्रेस ने बाकायदा मध्य प्रदेश में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप मुझे आप प्रमाण दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, बोलिए तो मैं आपको फोटो निकाल के दिखा देता हूं। प्रज्ञा ठाकुर जब महात्मा गांधी जी का अपमान करती हैं या नथुराम गोडसे की तारीफ करती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने उनको दिल से ये सवाल मैं तुहिन जी से ये सवाल मैं तुहिन जी से पूछता हूं। ओके, ठीक है, प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम, ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं। लेकिन क्या बीजेपी तो भाई राजनीतिक विरोधी है ना, आपकी शिवसेना की भी आज की राजनीतिक विरोधी है। बीजेपी ने जो किया उसकी आड़ में आप अपनी गलतियां कैसे छुपा सकते हैं? मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या वीर सावरकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? क्या कांग्रेस को वीर सावरकर के खिलाफ जितने ट्वीट हुए हैं, गंदे ट्वीट हुए हैं, क्या उनको डिलीट करना चाहिए आज की तारीख में? कि सिर्फ शिवसेना को अभी फंसा कर रखना है, पटा के रखना है? तो भाई अभी नहीं बोलेंगे, जब शिवसेना दोबारा पलट जाएगी तब हम दोबारा वीर सावरकर को गाली देंगे, ये भाव है क्या? अशोक जी, बीजेपी को अपने एलाय संभालने नहीं आते होंगे। पंजाब में उनकी शिरोमणि कांग्रेस की राय पूछी। अरे तन्वी जी, मैंने कांग्रेस की राय पूछी। आज भी कांग्रेस की एलाय है तन्वी जी, शिवसेना आज भी कांग्रेस की एलाय है। आपका डिनर उन्होंने ठुकरा दिया, सॉर्ट आउट किया जाएगा। आपका डिनर उन्होंने ठुकरा दिया, आपका डिनर उन्होंने ठुकरा दिया। आप कह रहे हैं एलाय है, वो कह रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खबरदार जो वीर और मैं आपको यह भी याद दिला दूं, मुझे नहीं पता आनंद जी को तो अच्छी तरह से याद होगा, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया था। बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर की तस्वीर लगा के जूतों से पिटाई की थी, जूतों से पिटाई की थी, हां, जूतों से पिटाई की थी। और आज जो है उद्धव ठाकरे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई मत बोलो, पर मैं तो मानता हूं कि किसी भी क्रांतिकारी का अपमान करने पर माफी मांगनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप ये कहो कि हम माफी वीर नहीं है, मैं यही कह रहा हूं, आप सावरकर माफी वीर नहीं थे, माफी वीर सावरकर नहीं थे। राहुल गांधी को चाहिए आके माफी मांगे, बात खत्म हो जाती है। तुहिन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रही है आपके इतने नेता हैं जिन्होंने दरअसल गांधी जी का अपमान किया।
देखिए, तन्वी जी को शायद ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मर्यादा से चलती है। तो जो कोई व्यक्ति इस तरह के बयान देता है उसको ऊपर से कॉल जाते हैं। बीच में मत बोलिए, उसको ऊपर से कॉल जाते हैं। आपको पता होगा अशोक जी कि आप इस तरह की बातें मत किया कीजिए, छपास की बीमारी अपने अंदर मत रखिए। ये ऊपर से उनको कॉल जाते हैं, उनको अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। अब मैं जरा शिवसेना का एक जवाब शिवसेना को भी दे दूं। अशोक जी, आपने बाला साहब ठाकरे की याद दिलाई, जिस प्रकार से उन्होंने मणिशंकर अय्यर को जवाब दिया था। देखिए, उद्धव जी का प्रॉब्लम है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सितंबर 2019 की बात कर रहा हूं, एक वीडियो शायद आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, जहां उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी दिख गया मुझे, अगर उसने अपमान किया सावरकर का, मैं उसको चप्पल से मारूंगा। ये उनकी जुबान है। नवंबर 2019 में वो कांग्रेस से साठगांठ कर लेते हैं। उसके बाद पता नहीं कितनी बार राहुल गांधी ने अपमान किया, वो जो है मुख्य दर्शक बने रहे। वही नहीं, राजीव गांधी के जन्मदिन पर उद्धव ठाकरे जो है राजीव गांधी को नमन करते थे। लेकिन आज तक जब भी इन्होंने 2.5 साल सरकार में ये लोग साथ में थे, एक बार भी बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। तो ये जो है उद्धव ठाकरे जो है बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ये जो गाली देने का जो एक प्रकरण चला रहे हैं कांग्रेस, उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है उद्धव ठाकरे। ओके आनंद जी, आपको मौका दूंगा एक और ब्रेक के बाद। पहले बरखा जी आपके पास आऊंगा, माफी चाहता हूं मैं। ब्रेक के बाद कांग्रेस के एक और नेता की जरा बात करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज क्या कुछ बयान दिया स्मृति ईरानी जी को लेकर, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। यस यस। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दो टूक आप देख रहे हैं कभी राम कभी सावरकर पर संग्राम। जिस तरह से देश में लगातार राजनीतिक संग्राम छुड़ा हुआ, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें इस पूरी राजनीति में भगवान राम भी आ गए, वीर सावरकर भी आ गए, और साथ साथ कभी डेमोक्रेसी का नाम लिया जा रहा है, कभी जो है ओबीसी अपमान की बात की जा रही है, और इस सब के बीच में एक और संग्राम छिड़ गया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर के। दरअसल यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन, उन्होंने एक बयान में उसको लेकर के बीजेपी बहुत आपत्ति जता रही है। उन्होंने अपने एक भाषण में स्मृति ईरानी को लेकर कुछ बयान दिया। मैं वो बयान आपको सुनवा नहीं सकता हूं, क्योंकि वो बयान जो है ऐसा बयान है जिसको मैं टीवी पे नहीं चला सकता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी कह रही है कि दरअसल अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया, इसलिए सारे कांग्रेसी जो हैं वो स्मृति ईरानी से नफरत करते हैं और इसीलिए उनके बारे में बहुधा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हालांकि श्रीनिवासन कह रहे हैं उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, उसको आधे कंटेक्स्ट में देखा गया ये वो, लेकिन उनका बयान जो है अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह का बयान किसी भी महिला के लिए, किसी भी महिला नेत्री के लिए और केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरह का बयान देना जो है अपमानजनक है। इस पर बीजेपी ने क्या रिएक्शन किया जरा सुन लीजिए। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। आप किसी भी महिला नेत्री के लिए डार्लिंग, बेडरूम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस महिला नेत्री ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव में हराया। इसलिए बार बार कांग्रेस के नेता उन पर इस प्रकार की अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तथाकथित गांधी परिवार लोकतंत्र को क्या राजतंत्र समझ ली है? पहले होता था कि राजा का बेटा, राजा की बेटी ही राजा होती थी। लोकतंत्र में जनता चुन करके भेजता है। गरीब का बेटा, आज चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। ये तथाकथित गांधी परिवार उससे निकल नहीं, राजतंत्र के मानसिकता से निकल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये घिनौने काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना। बरखा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बरखा जी, ये आप जो बयान था वो मैं सुना नहीं सकता हूं, लेकिन श्रीनिवास कह रहे हैं कि भाई उनका बयान जो है वो आधा अधूरा दिखाया जा रहा है, काट कर दिखाया जा रहा है, उनकी मंशा को गलत बताया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं बाकायदा कांग्रेस के लीगल सेल ने धमकी भी दी है कि अगर उनके बयान को लेकर इस तरह से किसी ने हंगामा किया तो उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस सब पर? देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी की क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ अपमान करना, हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं वो। सिर्फ अपमान करना, चाहे वो देश का अपमान हो, चाहे वो नेत्री का अपमान हो, चाहे ओबीसी का अपमान, चाहे हमारे फ्रीडम फाइटर सावरकर जिसको हम भगवान मानते हैं उनका अपमान। उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये भी शर्म नहीं आती कि मैं किस धरती पे पैदा हुआ हूं, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूं। उनको भाषा पे संयम नहीं है। और रही बहन उनकी, वो उन्हें राम से कंपेयर कर रही है। राम तो छोड़िए, उनका अहंकार तो है वो रावण जैसा। उनको, वो बहुत अहंकारी परिवार है जो कि सिर्फ अपने परिवारवाद में डूबा है। गांधी गांधी गांधी, हर टाइम उन्हें लगता है कि गांधी वर्ड ही आगे जाना चाहिए। और राहुल गांधी जो सपने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, ऐसा हम लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन 80 घंटे बाद भी कोई भी गुजराती में जो ट्रांसलेशन करना था उसको भी नहीं कर पाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या पीछे इसके मंशा क्या है। क्या राहुल गांधी को हटाना है, किसी और को प्लांट करना है,
क्या प्रियंका गांधी इनका रिप्लेसमेंट है या कुछ और है? ये बहुत बड़े सवाल है, देश जानना चाहता है। लेकिन देश कभी माफ नहीं करेगा राहुल गांधी को, जो इनकी हरकतें हैं लगातार। आपको लगता है कि अहंकारी है इसलिए, आपको लगता है वो अहंकारी है इसीलिए इस तरह के बयान बार बार देते हैं? बिल्कुल, होची राजनीति करते हैं अपने, उनके अंदर कोई कैपेबिलिटीज तो है नहीं। तो कैपेबिलिटी तो देश की जनता तय करेगी। मुझे लगता है कैपेबिलिटी हमको तय नहीं करनी चाहिए, वो देश की जनता तय करेगी। कैपेबिलिटी राहुल गांधी में है नहीं। अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी होगी तो वो भारत की बदनामी करेगा फॉरेन लैंड में जाकर के? कतई नहीं करेगा। हम भारत का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ना ही वीर सावरकर का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनको जो बार बार बोल रहे हैं ना डिनर पे नहीं गए, तो डिनर पे ना जाना तो बहुत छोटी सी बात है। आप उनका बहिष्कार करिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, अलायंस खत्म करिए। आप एक सही मैसेज तो दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर के लिए हम खड़े हैं, हमारे लिए वो भगवान है, ये क्या है? हिपोक्रेसी, कैसी हिपोक्रेसी है? एक तरफ और आप इतने सटल तरीके से कह रहे हैं आगे ना करें। अभी तक इतने सारे ट्वीट्स हैं, उन पे इतना आक्रोश हुआ, उन्हें डिलीट नहीं किया। जो जनता है वो सब देख रही है। इलेक्शन आने के लिए वो उनको जवाब मिलेगा। लेकिन रही बात, अशोक जी मुझे टाइम दिया जाए, स्मृति ईरानी का आपने जो जिक्र किया, डार्लिंग, बेडरूम, ऐसे शब्द कतई यूज नहीं करने चाहिए। और इस देश में जहां महिलाओं को पूजा जाता है, और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, इस तरीके के अभद्र टिप्पणी, क्योंकि हम नफरत करते हैं, मोदी से नफरत करते हैं। मोदी कैबिनेट में जो लोग हैं, स्मृति ईरानी से खास करके, क्योंकि उन्होंने उनको मुंह की दिखाई और उनको इतनी बुरी तरीके से वहां हराया, तो बहुत तगड़ी नफरत है। इसके पीछे वो जहर उगलते रहते हैं। ओके तन्वी, बहुत संक्षेप में, मैं आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में, क्या आपको लगता है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांग लेनी चाहिए कि वो भी, क्योंकि वो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट है इसलिए वो भी माफी नहीं मांगेंगे? ऐसा है अशोक जी कि जहाँ पे वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात आती है वहां पे मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप जब भी पॉलिटिक्स में जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनके बारे में शब्द यूज करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन शब्दों की कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे पता है उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर उनको सोच समझ के शब्दों ठीक है उनकी ओके एक मिनट, ओके सुनिए, इंटेंशन क्या नहीं मुझे, लेकिन तन्वी ने बात स्पष्ट रूप से कही कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो मुझे लगता है इस बयान के लिए माफी, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज यही पूरी डिबेट में ही कह रहा हूं, कोई अगर गलती करता है तो उस माफी मांगने में छोटा नहीं हो जाता। कोई अगर किसी के लिए अपशब्द, तो राहुल गांधी ये ना सोचे वो गांधी है इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। बोलिए आनंद जी जल्दी से। हाँ अशोक जी, मैं तुहिन भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अभी भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के प्रति कांग्रेस ने सच्चा प्रेम 2.5 वर्षों में नहीं दिखाया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का एक चाल चरित्र चेहरा होता है, उसके संस्कार होते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों के पीठ में छुरा भोगती, चाहे अकाली हो, जेडीयू हो, शिवसेना हो, तो उनको कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। अगर कांग्रेस भी वैसे चाल चरित्र करेगी तो कांग्रेस को भी उसकी सजा मिलेगी। लेकिन ये हम और आप तय नहीं करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। दूसरी बात, अभी हमारी अधिवक्ता बहन ने कहा कि किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही बात तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर मोदी जी भी जान जाए कि जो हमारी बहन संसद में रेणुका चौधरी, उनको सुरपुंखा राक्षसी से गलत नहीं कहा। आप एक प्रमाण दिखाइए आनंद जी, गलत एक प्रमाण दिखाइए। उन्होंने सुपर्णखा शब्द का इस्तेमाल किया, एक प्रमाण दिखाइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, एक प्रमाण दिखाइए। बोलिए। जब उन्होंने हंस के कहा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ऐसी हंसी अट्टहास तो सुपुर्णखा की होती थी। नहीं, रामायण कहा था उन्होंने, कहा रामायण। आनंद जी उन्होंने कहा रामायण के बाद ऐसी हंसी आज सुनी है। आनंद जी प्लीज, आपसे आनंद जी प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। आनंद जी सुनिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आनंद जी मैं आपसे कह रहा हूं एक बार जरा वो बयान सुन के आइएगा। दूसरी बात, आपने कहा, मैं सिर्फ आपसे 30 सेकंड में जानना चाह रहा हूं कि क्या इसके बाद अगर वीर सावरकर का अपमान हुआ तो भी क्या आप गठबंधन में रहेंगे, हाँ या ना? जल्दी से। बिल्कुल नहीं रहेंगे। ओके ठीक है, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो जी आखिरी 30 सेकंड, वो कह रहे हैं हम नहीं रहेंगे। देखिए, बीवी श्रीनिवास जो है वो अपनी पूरी प्रेरणा जो है राहुल गांधी से पाते हैं। और मैं आज दोबारा ये कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी जो है वो महिला का अपमान करने में माहिर है। मैं आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था, जनवरी 2019 की बात है, एक महिला डिफेंस मिनिस्टर जब रफाल के ऊपर वो बयान दे रही थी, आप देखिए किस प्रकार से वो
ओके, टाइम अप, पेन टाइम चला अप, रहे थे, टाइम अप, कनखियां मार रहे थे, ये उनका ओके सर, कौन किसका कब अपमान करता है, सब पब्लिक डोमेन में है। और मुझे लगता है कि लोगों को ये सब कुछ दिखता है, पर बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि कम से कम अगर आप किसी का अपमान करते हैं, चाहे वो देश का अपमान करे, देश के लोकतंत्र का अपमान करे, एक जाति विशेष का अपमान करें, एक पत्रकार का अपमान करें, या फिर वीर सावरकर का अपमान करें, तो माफी मांगने में परहेज नहीं करना चाहिए। अंत में सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, एक पत्रकार का राहुल गांधी ने अपमान किया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने पत्रकार से माफी नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने उस पत्रकार को फोन करके माफी मांगी। तो सवाल यह है कि जो काम राहुल गांधी के मीडिया सलाहकार कर सकते हैं माफी मांगने का, वो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? क्या इसलिए क्योंकि वो गांधी हैं, और गांधी तो भैया माफी नहीं मांगे। अगर ऐसा है तो फिर ये अहंकार है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।